दोस्तों, क्या हुआ जब स्कूल बस ड्राइवर ने छात्रा को अकेले पाकर छेड़ा और बस में बार बार उसके पास बैठने की कोशिश की और बस में उसे अकेला पाकर जबरदस्ती किया उसका रेप। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी आंखों से आंसू छलक उठेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें शहर की गलियों में फैल रही थीं। हवा में ठंडी सी ताजगी थी जो किसी भी स्कूली बच्चे को दिन की अच्छी शुरुआत का एहसास करवा सकती थी। लेकिन रिया के लिए सुबहें अब उतनी मासूम और निश्चिंत नहीं रही थीं। रिया, जो अभी 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, एक होशियार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे और मां एक शिक्षिका। घर का माहौल पढ़ाई लिखाई और अनुशासन से भरा था। रिया हमेशा से ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती रही थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसका ध्यान किताबों में कम और अपने सफर में ज्यादा अटका रहता था। उसके स्कूल तक पहुंचने का साधन स्कूल की वही बड़ी पीली बस थी जो मोहल्ले के लगभग 30 बच्चों को रोज ले जाया करती थी। बस की गूंज, बच्चों की चहल पहल, सीटों पर खटखटाहट, यह सब रिया के लिए सामान्य हुआ करता था। लेकिन अब उस बस में बैठना उसके लिए एक अनजाना बोझ बन चुका था। बस का ड्राइवर विजय नाम का व्यक्ति था। बाहर से देखने पर वह लगभग 40 साल का, गहरे रंग का और चौड़ी मूंछों वाला आदमी था। बच्चों से वह सामान्य बातें करता, कभी हंसाता, कभी शरारती लड़कों को डांट देता। लेकिन रिया ने कुछ समय से नोटिस किया था कि उसकी आंखें अक्सर उस पर टिकी रहती हैं। पहले पहल उसने सोचा कि यह उसकी गलतफहमी होगी, लेकिन धीरे धीरे विजय की हरकतें बढ़ने लगीं। पहली बार रिया को याद है जब बस लगभग खाली थी। छुट्टियों के कारण ज्यादातर बच्चे नहीं आए थे। रिया खिड़की के पास वाली सीट पर बैठी थी। विजय ने गाड़ी रोकी और जब बस चल पड़ी तो उसने अचानक रिया की तरफ देखकर मुस्कान दी। वह मुस्कान सामान्य नहीं थी, उसमें एक अजीब सा इशारा था। रिया को असहजता हुई, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर धीरे धीरे वह कोशिशें बार बार दोहराने लगा। कभी वह बच्चों को जल्दी जल्दी बस में चढ़ा देता और रिया के बगल की सीट पर कोई और न बैठे, यह सुनिश्चित कर देता। कभी जब बस खाली होती तो बहाना बनाकर रिया की सीट के पास रुक जाता और बेवजह बातें करने लगता। रिया को हर बार एक अजीब बेचैनी महसूस होती। वह घर आकर मां से कुछ कहने का सोचती, लेकिन रुक जाती। उसे लगता शायद यह सब सिर्फ उसकी शंका है, और अगर उसने कहा तो मां बाप और परेशान हो जाएंगे। एक दिन जब बारिश हो रही थी, बस में बच्चे कम थे। रिया ने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो विजय ने अचानक गाड़ी रोक दी और कहने लगा, बैठो बैठो, मैं बंद कर देता हूं। लेकिन खिड़की बंद करने की बजाय उसने रिया की ओर झुककर उसके हाथ को छूने की कोशिश की। रिया ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें नीची कर लीं और सीट से सटकर बैठ गई। विजय ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराता रहा। उस मुस्कान में अब साफ इरादे झलकने लगे थे। रिया उस दिन घर पहुंची तो बहुत देर तक चुप रही। मां ने कई बार पूछा, बेटा सब ठीक है ना? रिया बस सिर हिलाकर टाल गई। उस रात वह सो नहीं पाई। उसे लगा जैसे वह बस एक जाल बन चुकी है जिसमें वह रोज फंस रही है। लेकिन बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। स्कूल, दोस्त, पढ़ाई, घर। कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर कैसी उथल पुथल चल रही है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। वह सुबह बस का हॉर्न सुनते ही बेचैन हो जाती। अब वह बस के दरवाजे के पास बैठने लगी ताकि जल्दी उतर सके। लेकिन विजय उसकी कोशिशों को समझता और ज्यादा पास आने का मौका ढूंढता। एक दिन जब बस लगभग खाली थी और सिर्फ 3 बच्चे बचे थे, विजय ने उन 2 बच्चों को उनके स्टॉप पर उतार दिया। रिया को पता था कि उसका घर अभी दूर है। अब बस में सिर्फ वही और ड्राइवर रह गए थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। विजय ने रियर व्यू मिरर से कई बार उसे देखा। रिया ने बैग कसकर पकड़ लिया। उसने खिड़की से बाहर झांकना शुरू किया, मानो किसी से मदद मांग रही हो। वह सोच रही थी कि अगर विजय ने कुछ गलत किया तो वह जोर से चिल्लाएगी, लेकिन डर ने उसके होंठ सिल दिए थे। उस दिन विजय ने बस थोड़ी धीमी चलाई और बार बार कहता रहा, इतनी चुप क्यों रहती हो? पढ़ाई में अच्छी हो ना?
अकेली बैठती हो तो दोस्त भी कम होंगे शायद। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रही। आखिरकार जब उसका स्टॉप आया तो वह तेजी से उतरी और दौड़कर घर पहुंची। कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने समझ लिया था, अब यह सिर्फ उसकी गलतफहमी नहीं है। विजय की नीयत साफ है। वह हर दिन उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। रिया अब दुविधा में थी। क्या वह मां बाप को बताए, क्या स्कूल को बताए, या चुप रहे? उसकी चुप्पी ने विजय को और हिम्मत दी थी, और रिया जानती थी कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो यह खतरा और बढ़ जाएगा। उस रात उसने तय किया, अब वह अकेले नहीं लड़ेगी। रिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। सुबह का वह समय जो पहले उसे ताजगी और नई शुरुआत का एहसास दिलाता था, अब उसके लिए एक डर का प्रतीक बन चुका था। हर दिन बस का हॉर्न सुनते ही उसका दिल धड़कने लगता, हाथ पैर ठंडे हो जाते और मन में वही बेचैनी छा जाती। मां अक्सर कहती, रिया तुम बहुत शांत रहने लगी हो, पहले हंसती बोलती थी, अब तो बस किताबों में डूबी रहती हो। सब ठीक तो है? रिया सिर हिला देती, लेकिन उसके भीतर की सच्चाई कोई नहीं जान पाता। वह सोचती, अगर उसने कुछ कहा तो घर वाले और परेशान हो जाएंगे। शायद लोग यही कहेंगे कि बस में ही क्यों जाती हो, दूसरी व्यवस्था कर लो। लेकिन क्या यह इतना आसान था? उसके मोहल्ले में स्कूल बस ही सबसे सुरक्षित मानी जाती थी, पर रिया जान चुकी थी कि बस अब उसके लिए सुरक्षित जगह नहीं रही। विजय ने महसूस कर लिया था कि रिया डरती है लेकिन बोलती नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह इस बात का फायदा उठाने लगा। अब वह बच्चों के बैठने की व्यवस्था बदल देता, शरारती लड़कों को पीछे भेज देता और सामने की 2-3 सीटें खाली रखता। फिर बहाना बनाकर रिया के पास बैठ जाता। कभी खिड़की ठीक करने के नाम पर, कभी सीट की पकड़ ढीली होने का बहाना लेकर। रिया को यह सब असहज करता, लेकिन वह हर बार बस सीट के कोने में सिमट जाती। एक दिन जब बस आधी खाली थी, विजय ने अचानक गाड़ी रोक दी और बोला, जरा उतरकर देखता हूं, ब्रेक में दिक्कत है। बच्चे चौंके, लेकिन असल में गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी। वह बस एक मौका ढूंढना चाहता था। उसने उतरने का नाटक किया, फिर 2 मिनट बाद वापस आ गया और आते ही रिया के पास जाकर बोला, तुम घबराई हुई लगती हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। रिया ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसका गला सूख गया। वह बस खिड़की के बाहर खेतों की तरफ देखने लगी। विजय ने धीरे से कहा, तुम जैसी लड़कियां बहुत खास होती हैं, सबको तो किस्मत नहीं मिलती। यह सुनकर रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बैग कसकर पकड़ लिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि बस जल्दी से उसके स्टॉप पर पहुंच जाए। उस दिन घर लौटकर उसने आईने में खुद को देखा। आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह चाहती थी कि मां को सब बता दे, लेकिन तभी उसने सोचा, अगर मां घबरा गई तो पापा गुस्से में जाकर ड्राइवर को मारेंगे और फिर मामला और बड़ा हो जाएगा। समाज में बातें होंगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। यह सोचकर उसने चुप्पी साध ली, लेकिन चुप्पी ने उसका बोझ और बढ़ा दिया। रात को नींद उड़ गई। सपनों में वही बस, वही ड्राइवर और उसकी ठंडी निगाहें दिखाई देने लगीं। स्कूल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रीति ने गौर किया कि रिया अब उतनी खुशमिजाज नहीं रही। क्लास में ध्यान भटकने लगा। टीचर भी नोटिस करने लगे, रिया तुम हमेशा अच्छे अंक लाती हो, लेकिन इन दिनों मन कहां है तुम्हारा? गणित की अध्यापिका ने डांटते हुए पूछा। रिया चुप रही। वह किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। प्रीति ने एक दिन उससे पूछा, रिया सच बताओ, क्या हुआ है? तुम बहुत बदली बदली सी लग रही हो, कहीं किसी ने कुछ कहा है क्या? रिया ने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। प्रीति ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, तुम मुझसे छुपाओ मत, जो भी है बताओ, शायद मैं मदद कर पाऊं। रिया चाहकर भी बोल नहीं पाई, लेकिन उसके चेहरे के भाव साफ कह रहे थे कि कुछ गंभीर है। अगले हफ्ते विजय और भी हिम्मत दिखाने लगा। अब वह जानबूझकर बस धीमी चलाता ताकि सफर लंबा खिंच जाए। बच्चों के शोरगुल के बीच उसकी नजरें बार बार रिया पर टिक जातीं। एक दिन उसने सीट पर बैठी रिया से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा,
तुम और मैं अच्छे दोस्त हो सकते हैं। रिया का खून जैसे जम गया। वह समझ गई कि अब बात सिर्फ नजरें गड़ाने या पास बैठने तक नहीं रही। विजय की नीयत और साफ हो चुकी थी। उस दिन उसने ठान लिया, अब और चुप नहीं रहेगी। लेकिन हिम्मत जुटाना आसान नहीं था। वह जानती थी कि मामला कितना नाजुक है। जरा सी चूक से सब उसके खिलाफ भी जा सकता है। समाज सवाल उठाएगा, बस में अकेली क्यों बैठती थी, पहले क्यों नहीं बोली। इन विचारों ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। उस रात खाना खाते वक्त पिता ने पूछा, रिया तुम इतनी चुप क्यों रहती हो इन दिनों? स्कूल में कोई परेशानी है? रिया ने हिचकते हुए कहा, पापा, बस में कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता। पिता चौंके, क्या मतलब? रिया चुप हो गई। उसने सिर झुका लिया। मां ने तुरंत समझ लिया कि बात गंभीर है। लेकिन रिया ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने बस यही कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता, बस। मां ने सोचा, शायद बस का शोर, लंबा सफर या थकान होगी। उन्होंने ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा, लेकिन पिता को शक जरूर हुआ। रिया अब रोज खुद से लड़ रही थी। वह चाहती थी कि सच सबको बता दे, लेकिन डर, शर्म और समाज की सोच उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती। वह जानती थी, अगर उसने चुप्पी तोड़ी नहीं तो विजय और बढ़ेगा। उसकी दोस्त प्रीति अब और ज्यादा जिद करने लगी थी। रिया, अब तुम और नहीं छुपा सकती। जो भी है सब बता दो, वरना एक दिन बहुत देर हो जाएगी। रिया ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसके चेहरे पर संकल्प की झलक थी। उसने मन ही मन तय किया, अब वक्त आ गया है। लेकिन कैसे, किससे और कब? उसका दिल कह रहा था, अगली बार जब विजय और आगे बढ़ेगा, वही पल होगा सच बोलने का। रिया का मन अब और बोझ सहन नहीं कर पा रहा था। हर रोज बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए वह यही सोचती, कब तक मैं अकेली डरती रहूंगी? कब तक यह खामोशी मेरा गला घोंटती रहेगी? उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। नींद अधूरी रहती, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब टीचर भी बार बार टोकने लगे थे। एक दिन गणित की परीक्षा के बाद प्रीति ने उसे पकड़ ही लिया। दोनों स्कूल के बगीचे के कोने में बैठी थीं। हल्की धूप थी और बच्चे यहां वहां खेल रहे थे। रिया, प्रीति ने गंभीर स्वर में कहा, अब और मत छुपाओ। मैं देख रही हूं, तुम्हारे साथ कुछ बहुत गड़बड़ है। अगर मुझसे नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन कम से कम किसी बड़े को बताओ, वरना तुम ऐसे ही टूट जाओगी। रिया की आंखें नम हो गईं। उसने प्रीति का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ पल तक चुप रही, फिर कांपती आवाज में बोली, प्रीति, मुझे डर लग रहा है। बस का ड्राइवर विजय, वो। आगे बोलना मुश्किल हो गया। आंसू गालों पर बह निकले। प्रीति हतप्रभ रह गई। क्या करता है वो? रिया ने हिचकते हुए सब बता दिया। कैसे विजय उस पर नजर रखता है, पास बैठने की कोशिश करता है, अनचाहे बातें करता है, और हाल ही में उसके हाथ को छूने की कोशिश भी की थी। प्रीति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, रिया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? यह तो बहुत बड़ा मामला है। रिया ने सिर झुका लिया। मुझे डर लगा, लोग क्या कहेंगे? मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, और अगर उसने कुछ कर दिया तो? प्रीति ने दृढ़ आवाज में कहा, डरना नहीं चाहिए। अगर तुम चुप रहोगी तो वो और बढ़ेगा, और फिर सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, किसी और लड़की के साथ भी कर सकता है। हमें कुछ करना होगा। रिया ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके साथ खड़ा है। दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। प्रीति ने कहा, सबसे पहले हमें सबूत चाहिए, ताकि कोई कहे तो यह साबित हो सके कि वह झूठ नहीं है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। रिया ने हैरानी से पूछा, सबूत? लेकिन कैसे? मोबाइल से, प्रीति ने फुसफुसाकर कहा। अगली बार जब वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करे, तुम रिकॉर्ड करना, वीडियो या ऑडियो। इससे सच सबके सामने आ जाएगा। रिया डर गई। अगर पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और हमें यह रिस्क लेना ही होगा, वरना वो और बढ़ेगा। रिया धीरे धीरे तैयार हो गई। अगले दिन जब बस में वही स्थिति बनी, रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने बैग में मोबाइल ऑन कर रखा था, रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। विजय फिर पास आकर मुस्कुराया। इतनी चुप क्यों रहती हो? डरने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज रिकॉर्ड हो रही थी। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था।
वह चाहती थी कि बस जल्दी रुके, लेकिन तभी विजय ने फिर कहा, तुम खास हो, तुम्हें समझने वाला चाहिए। और मैं। रिया ने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया और बैग कसकर पकड़ लिया। वह बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन इस बार उसके पास सबूत था। स्कूल पहुंचते ही उसने प्रीति को वह रिकॉर्डिंग सुनाई। प्रीति ने गहरी सांस ली और कहा, रिया, यह बहुत बड़ा सबूत है। अब हमें यह किसी बड़े को दिखाना होगा, तुम्हारे माँ पापा या फिर स्कूल के प्रिंसिपल को। रिया अभी भी डर रही थी, अगर उन्होंने उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया तो। प्रीति ने उसका कंधा पकड़कर कहा, रिया, तुम दोषी नहीं हो। याद रखना, गलती उसकी है, तुम्हारी नहीं। अगर अब भी चुप रहोगी तो यही डरते डरते जिंदगी गुजरेगी, लेकिन अगर सच बताओगी तो तुम खुद हीरो बन जाओगी। सब तुम्हारी हिम्मत की मिसाल देंगे। रिया के भीतर कहीं एक चिंगारी जल उठी। उस शाम घर लौटकर रिया बहुत देर तक सोचती रही। मां किताब पढ़ रही थी, पापा दफ्तर के काम में व्यस्त थे। वह चाहती थी कि सबके सामने सच कह दे, लेकिन होंठ कांप रहे थे। आखिरकार रात के खाने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। दोनों ने चौंक कर उसे देखा। रिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, बस का ड्राइवर विजय, वो मुझे बार बार परेशान करता है। वो मेरे पास बैठता है, अजीब बातें करता है और मुझे छूने की कोशिश भी कर चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मां का चेहरा सफेद पड़ गया। पापा की मुट्ठियां कस गईं। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या? और तुमने अब तक हमें बताया क्यों नहीं? रिया रो पड़ी। मुझे डर लगा, लोग क्या कहेंगे। मां ने उसे गले से लगा लिया। लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमें अपनी बेटी की रक्षा करनी है। पापा ने तुरंत कहा, कल ही स्कूल से बात करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस तक भी जाएंगे। इस आदमी को सबक सिखाना होगा। रिया को पहली बार लगा कि वह अकेली नहीं है, अब उसके पीछे उसका परिवार भी खड़ा है। रिया के कमरे में अब सन्नाटा छाया हुआ था। वह मां की गोद में सिर छुपाए रो रही थी। मां बार बार उसके बाल सहला रही थीं और कह रही थीं, बेटा, अब डरने की जरूरत नहीं, अब सब ठीक होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। पिता कमरे में चक्कर काट रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। कैसा आदमी है ये विजय, बच्चों की जिम्मेदारी संभालने वाला और खुद ही बच्चों के पीछे पड़ा है। अगर कल ही स्कूल जाकर उसकी शिकायत न की तो मेरा नाम भी राजेश नहीं। रिया ने घबराकर कहा, पापा, आप गुस्सा मत करिए, अगर उसने उल्टा कुछ कर दिया तो। मुझे डर लग रहा है। पिता ने ठंडी सांस ली। डरना उसी का काम है जिसने गलती की है। तुम क्यों डरो? लेकिन हां, हमें कदम सोच समझकर उठाना होगा। मां, जो खुद एक शिक्षिका थीं, स्थिति की गंभीरता को समझ रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, राजेश, हमें भावुक होकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें पहले यह सोचना होगा कि स्कूल प्रशासन कैसे प्रतिक्रिया देगा। अक्सर ऐसे मामलों में लोग लड़की को ही दोषी ठहराने लगते हैं। हमें पूरा सच और सबूत लेकर जाना होगा। रिया ने तुरंत कहा, मम्मी, मेरे पास सबूत है, मैंने रिकॉर्डिंग की है। प्रीति ने मुझे सलाह दी थी। यह सुनकर मां बाप दोनों चौंक गए। रिया ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग सुनाई। विजय की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, तुम खास हो, डरने की जरूरत नहीं। पिता की आंखों में गुस्सा और गहरा हो गया। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, अब तो कोई शक ही नहीं बचा, कल ही प्रिंसिपल से बात करेंगे। उस रात रिया को थोड़ी राहत मिली। पहली बार उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है, लेकिन फिर भी नींद आसानी से नहीं आई। हर बार आंख बंद करती तो वही डरावनी निगाहें सामने आ जाती। मां उसके पास ही बैठी रहीं। उन्होंने कहा, बेटा, यह तुम्हारी हिम्मत है कि तुमने हमें सच बताया। बहुत सी लड़कियां चुप रह जाती हैं, लेकिन तुमने चुप्पी तोड़ी, यही सबसे बड़ी जीत है। रिया मां का हाथ पकड़कर बोली, मम्मी, अगर लोग बातें करेंगे तो। मां ने दृढ़ स्वर में कहा, लोग बातें करेंगे, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सच हमारे साथ है और कानून भी। सुबह जब बस का हॉर्न बजा तो रिया का दिल फिर जोर से धड़का, लेकिन इस बार मां ने कहा, आज तुम बस से नहीं जाओगी, पापा तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे। रिया को राहत मिली। उसने धीरे से मुस्कान दी। पिता बाइक निकालकर बोले, चलो आज स्कूल में हिसाब कर ही आते हैं।
स्कूल पहुंचते ही राजेश सीधे प्रिंसिपल के दफ्तर में पहुंचे। प्रिंसिपल शर्मा जी एक सख्त और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने गंभीरता से पूछा, हाँ बताइए राजेश जी, क्या बात है? राजेश ने बिना समय गंवाए कहा, आपके स्कूल की बस का ड्राइवर विजय मेरी बेटी को लगातार परेशान कर रहा है। उसके पास सबूत है। अगर आप तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं पुलिस तक जाऊंगा। प्रिंसिपल हैरान रह गए। उन्होंने रिया की ओर देखा। बेटा, क्या यह सच है? रिया ने कांपती आवाज में कहा, जी विजय अंकल मुझे बार बार परेशान करते हैं, पास बैठते हैं, अजीब बातें करते हैं और उसकी आंखें भर आईं। मां ने उसका हाथ पकड़कर हिम्मत दी। राजेश ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग सुनाई। विजय की आवाज गूंजते ही प्रिंसिपल का चेहरा सख्त हो गया। यह बहुत गंभीर मामला है, हम तुरंत जांच करेंगे। लेकिन राजेश जी, कृपया गुस्से में कोई कदम मत उठाइए। स्कूल प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करेगा। पिता ने गुस्से से कहा, मुझे कोई आधी अधूरी कार्रवाई नहीं चाहिए। उस आदमी को नौकरी से निकालिए और पुलिस को सौंपिए, वरना मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा। प्रिंसिपल ने शांत स्वर में कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें औपचारिक प्रक्रिया अपनानी होगी। पहले ड्राइवर से पूछताछ करेंगे, फिर मैनेजमेंट को रिपोर्ट देंगे। राजेश भड़क उठे। औपचारिक प्रक्रिया? जब तक आप फाइलें पलटते रहेंगे तब तक यह आदमी और बच्चों को परेशान करता रहेगा। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसी समय विजय को दफ्तर में बुलाया गया। वह मुस्कुराता हुआ अंदर आया, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। जी सर, बुलाया आपने? प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा। विजय, आपके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। कहा जा रहा है कि आपने बच्चों को परेशान किया है, खासकर रिया को। आप क्या कहना चाहेंगे? विजय ने हैरानी का नाटक किया। क्या? सर, यह झूठ है। मैं तो बच्चों को अपना ही समझता हूं। रिया शायद मुझे गलत समझ बैठी है। मैं तो सिर्फ उसका हाल चाल पूछता था। राजेश गरज उठे। झूठ मत बोल, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हुई है, सुनो ये। उन्होंने फिर से मोबाइल चलाकर आवाज सुनाई। विजय का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह फिर भी बोला, सर, यह तो किसी ने एडिट कर दिया होगा। मेरी बदनामी करने की साजिश है। प्रिंसिपल ने गंभीर स्वर में कहा, जांच होगी, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती आप बस चलाने के योग्य नहीं हैं। आपको तुरंत निलंबित किया जाता है। राजेश ने राहत की सांस ली, लेकिन कहा, मैं यहां रुकने वाला नहीं। इस मामले को पुलिस तक ले जाऊंगा। घर लौटते समय रिया ने धीरे से कहा, पापा, अगर पुलिस केस हुआ तो लोग बातें करेंगे। पिता ने बाइक रोककर उसकी आंखों में देखा। बेटा, लोग कुछ भी कहें, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है। विजय के निलंबन की खबर पूरे स्कूल में फैल गई। बच्चों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। कोई कह रहा था, सुना है ड्राइवर अंकल ने रिया दीदी को परेशान किया। कोई और जोड़ता, नहीं नहीं, यह सब झूठ है, वो तो हमेशा अच्छे से बात करते थे। बच्चों की बातें धीरे धीरे अभिभावकों तक पहुंचने लगीं। कुछ अभिभावक गुस्से से भरे थे, अगर यह सच है तो स्कूल की बहुत बड़ी लापरवाही है। लेकिन कुछ और फुसफुसाते, पता नहीं, आजकल की लड़कियां भी बहुत कहानियां बना लेती हैं। यही था वह डर जिससे रिया शुरुआत से डरती रही थी। लोग क्या कहेंगे? दूसरी ओर विजय हार मानने वालों में से नहीं था। निलंबन के बाद वह सीधे स्कूल मैनेजमेंट के कुछ सदस्यों से मिला। उसने हाथ जोड़कर कहा, सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यह सब मेरे खिलाफ साजिश है। रिया शायद मुझे गलत समझ बैठी है। आप सब मुझे जानते हैं, मैं इतने सालों से बस चला रहा हूं। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो अब तक सामने नहीं आता, एक सदस्य ने कहा। लेकिन रिकॉर्डिंग है। विजय तुरंत बोला, वो रिकॉर्डिंग नकली है। आजकल मोबाइल से आवाज एडिट करना कौन सा मुश्किल है? कोई दुश्मन मेरे खिलाफ चाल चल रहा है। उसने यह भी कहा, अगर मुझे बदनाम किया गया तो मैं मानहानि का केस कर दूंगा। मैनेजमेंट में कुछ लोग दुविधा में पड़ गए। वे सोचने लगे, कहीं यह वाकई कोई गलतफहमी न हो। इधर मोहल्ले में भी बातें फैलने लगीं। पड़ोसी और रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, बेचारी लड़की कैसा मुसीबत में फंसी। तो कोई ताना मार देता, अरे हो सकता है उसने खुद गलत समझ लिया हो। ड्राइवर तो सीधा सादा आदमी लगता था। रिया जब यह सब सुनती तो उसका दिल बैठ जाता। उसने मां से कहा, मम्मी, शायद मैंने गलती कर दी। लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हैं। मां ने दृढ़ता से कहा, रिया, सच को साबित करने के लिए समय लगता है।
लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच कभी नहीं छुपता। याद रखना, जो लोग तुम पर शक कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करेंगे। कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल ने रिया और उसके परिवार को फिर बुलाया। उन्होंने कहा, देखिए, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट पर दबाव है। विजय कह रहा है कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। हमें दोनों पक्षों को सुनना होगा। पिता ने गुस्से से कहा, आपको और क्या सबूत चाहिए? रिकॉर्डिंग आपके सामने है। मेरी बेटी ने साहस करके सच बताया है और अब भी आप लोग टालमटोल कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने ठंडी सांस ली। राजेश जी, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन स्कूल की छवि भी दांव पर है। हमें सब कुछ कानूनी तरीके से करना होगा। पिता ने कड़वे स्वर में कहा, अगर आप लोग डर रहे हैं तो ठीक है। अब मैं खुद पुलिस में शिकायत करूंगा, फिर चाहे स्कूल की छवि बचे या न बचे। जब विजय को पता चला कि परिवार पुलिस में शिकायत करने जा रहा है, तो उसने और चालें चलनी शुरू कर दी। वह मोहल्ले के कुछ लोगों से जाकर बोला, भाई, मुझे फंसाया जा रहा है। रिया और उसकी सहेली ने मिलकर यह झूठ फैलाया है। आप ही बताइए, मैं इतना बड़ा आदमी इतने साल से बच्चों को ले जा रहा हूं, क्या कभी कोई शिकायत आई? अचानक ये क्यों? कुछ लोग उसके बहकावे में आ गए। उन्होंने रिया के पिता से कहा, राजेश भाई, सोच समझकर कदम उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की की इज्जत पर ही सवाल उठ जाए। पिता का खून खौल उठा। आप सबको अपनी बेटी होती तो समझ आता। इन हालातों में रिया खुद भी टूटने लगी थी, लेकिन उसकी दोस्त प्रीति ने उसका साथ नहीं छोड़ा। रिया, याद रखो, अब तक तुमने जितनी हिम्मत दिखाई है वही तुम्हारी ताकत है। अगर तुम अभी हार मान गईं तो विजय जीत जाएगा। और सोचो, अगर कल वो किसी और लड़की के साथ ऐसा करे तो? रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर से ज्यादा गुस्सा था। नहीं प्रीति, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं पुलिस तक जाऊंगी। पिता ने अगले ही दिन स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाने का फैसला किया। मां और रिया भी उनके साथ गईं। पुलिस इंस्पेक्टर ने ध्यान से सारी बात सुनी, रिकॉर्डिंग भी सुनी। मामला गंभीर है, उन्होंने कहा, लेकिन हमें ठोस सबूत और गवाह चाहिए। आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि केस दर्ज होते ही समाज में बहुत हलचल होगी। पिता ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें कोई डर नहीं, हमें न्याय चाहिए। इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया। जब विजय को पता चला कि पुलिस केस दर्ज करने वाली है, तो उसका चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर पुलिस तक मामला गया तो मेरी नौकरी ही नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ करना होगा। उसने अपने कुछ जानकारों से मदद मांगी। कोई उसे सलाह देने लगा, थोड़ा माफी मांग ले, समझौता कर ले। लेकिन विजय का अहंकार बहुत बड़ा था। वह बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूं। पर अंदर ही अंदर डर उसे भी सताने लगा था। पुलिस में शिकायत दर्ज कराना आसान नहीं था। इंस्पेक्टर ने साफ कहा था, देखिए, आपके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन अदालत में सिर्फ यही काफी नहीं होगा। हमें ठोस सबूत, गवाह और परिस्थितिजन्य प्रमाण भी चाहिए। रिया और उसके माता पिता चुपचाप सिर हिलाते रहे। वे जानते थे कि विजय चालाक है। अगर सबूत मजबूत न हुए तो वह बच जाएगा। उस रात घर में लंबी बैठक हुई। मां ने कहा, रिया, अब हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। विजय को रंगे हाथ पकड़ना ही सबसे बड़ा सबूत होगा। पिता ने कहा, हां, लेकिन इसके लिए हमें रिया की सुरक्षा भी ध्यान में रखनी होगी। हम बेटी को खतरे में नहीं डाल सकते। रिया ने धीरे से कहा, पापा, मैं तैयार हूं। अगर हमें सबूत चाहिए तो मुझे ही सामने आना होगा। मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगी। प्रीति भी उसी समय वहां आई हुई थी। उसने हिम्मत बंधाई, हम अकेले नहीं हैं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। हम कोई तरीका निकालेंगे। अगले दिन परिवार ने फिर पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर से मुलाकात की। इंस्पेक्टर ने सुझाव दिया, अगर आप लोग तैयार हैं तो हम गुप्त निगरानी लगा सकते हैं। जैसे ही विजय कोई हरकत करेगा, हमारे पास कैमरा और गवाह होंगे, लेकिन यह बहुत संवेदनशील ऑपरेशन होगा। पिता ने तुरंत हामी भरी, हमें यह करना होगा। इंस्पेक्टर ने तकनीकी टीम से बात की और योजना तैयार की। प्रीति ने अपने रिश्तेदार से एक छोटा सा गुप्त कैमरा लाने का इंतजाम किया। यह कैमरा बैग की चेन में छिपाया जा सकता था।
उसने रिया से कहा, यह कैमरा बस में तुम्हारे बैग से सब रिकॉर्ड करेगा। अगर विजय फिर से पास आने की कोशिश करेगा तो हमारे पास पक्का सबूत होगा। रिया ने कैमरा हाथ में लिया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर अब डर से ज्यादा गुस्सा था। हां, यही करना होगा, उसने खुद से कहा। उधर स्कूल में अफवाहें और बढ़ती जा रही थीं। कई बच्चों के माता पिता ड्राइवर के समर्थन में खड़े हो गए थे। वे कहते, इतने सालों से वह हमारे बच्चों को सुरक्षित लाता ले जाता है, अचानक ये आरोप कैसे लग सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोग रिया के समर्थन में थे। लड़की इतनी बड़ी बात झूठ बोलकर क्यों बनाएगी? अगर उसने हिम्मत दिखाई है तो सच जरूर होगा। यह माहौल रिया को परेशान करता था, लेकिन अब उसने निश्चय कर लिया था कि सच सबके सामने लाना ही होगा। कैमरा बैग में लगाकर रिया बस में चढ़ी। दिल की धड़कनें तेज थीं। प्रीति भी उसके साथ थी। विजय की नजरें हमेशा की तरह रिया पर टिकी थीं, लेकिन शायद उसे भनक लग गई थी कि अब मामला गंभीर हो गया है। उस दिन उसने ज्यादा कोशिश नहीं की, बस मुस्कुराकर बोला, रिया, घबराई हुई लग रही हो, सब ठीक तो है? रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। उस दिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ उसकी नजरें और हल्की फुल्की बातें कैद हुईं। ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। इंस्पेक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, ऐसे मामलों में समय लगता है, हमें धैर्य रखना होगा। अगले हफ्ते फिर से कैमरा लगाया गया। इस बार रिया अकेले बैठी थी। विजय धीरे धीरे उसकी तरफ आया। आजकल बहुत चुप चुप रहती हो, उसने धीमी आवाज में कहा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, अगर तुम चाहो तो। यह वाक्य रिकॉर्ड हो गया। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने फोन को कसकर पकड़ा, लेकिन कुछ बोली नहीं। विजय और पास झुकने की कोशिश करने लगा। तभी प्रीति ने पीछे से आवाज लगाई, रिया, यहां आकर बैठो मेरे पास। रिया तुरंत उठ गई और उसके पास जाकर बैठ गई। कैमरे में सब कुछ कैद हो चुका था। जब उन्होंने यह फुटेज पुलिस को दिखाया तो इंस्पेक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। अच्छा सबूत है, अब हमें एक और मजबूत रिकॉर्ड चाहिए जिसमें उसकी हरकतें साफ नजर आएं, फिर केस पक्का हो जाएगा। पिता ने बेटी के कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत बहादुर हो रिया, अब विजय बच नहीं पाएगा। विजय को लगने लगा कि उसके आसपास कोई जाल बिछ रहा है। वह कभी बच्चों से ज्यादा बातें करता, कभी जानबूझकर रिया की तरफ न देखकर दूसरों से उलझ जाता, लेकिन उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने कुछ साथियों से कहा, लगता है ये लोग मुझे फंसाने पर तुले हैं। अगर पुलिस तक मामला गया तो मेरी नौकरी, मेरा नाम, सब बर्बाद हो जाएगा। एक दोस्त ने उसे सलाह दी, तो फिर क्यों नहीं साफ साफ माफी मांग लेता, केस खत्म हो जाएगा। लेकिन विजय का अहंकार उसे रोक रहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों माफी मांगूं? फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस सुबह बस थोड़ी खाली थी। रिया और प्रीति अलग अलग सीटों पर बैठीं। विजय ने मौका पाकर धीरे धीरे बस रोक दी। टायर चेक करना है, उसने बच्चों से कहा। फिर वह धीरे धीरे रिया की तरफ आया। उसकी हरकतें और शब्द कैमरे में साफ रिकॉर्ड हो रहे थे। कितनी बार कहा है, चुप रहो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, वह फुसफुसाया। रिया कांप गई, लेकिन इस बार उसने डटकर कहा, आपकी ये हरकतें मैं सबको दिखाऊंगी। विजय चौंक गया। तभी पीछे से प्रीति चिल्लाई, ड्राइवर अंकल, आप क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चों ने भी देखा। माहौल अचानक गर्म हो गया। विजय हड़बड़ाकर पीछे हट गया और तुरंत बस स्टार्ट कर दी, लेकिन उसकी करतूत कैमरे में साफ साफ दर्ज हो चुकी थी। उस शाम रिया ने रोते हुए पिता को गले लगाया और सारी बात बताई। कैमरे की रिकॉर्डिंग पुलिस को दी गई। इंस्पेक्टर ने इसे ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब खेल खत्म, हमारे पास सबूत, गवाह और रिकॉर्डिंग सब हैं। अब विजय को बचाने वाला कोई नहीं। कैमरे में कैद हुई रिकॉर्डिंग जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंची, इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे कई बार ध्यान से देखा। इस बार न केवल विजय की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, बल्कि उसकी हरकतें भी बच्चों की नजरों के सामने दर्ज हो चुकी थीं। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, राजेश जी, अब किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। यह सबूत अदालत में विजय के बचाव को ध्वस्त कर देगा। रिया पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर की जगह सुकून झलक रहा था। उसे पहली बार लगा कि उसकी आवाज बेकार नहीं गई।
विजय का चेहरा, उसकी बातें, सब कुछ उनके सामने था। प्रिंसिपल का चेहरा पीला पड़ गया। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने सालों से हमारे साथ काम करने वाला आदमी ऐसा निकला, एक और सदस्य बुदबुदाया। और हम सोचते रहे कि लड़की ने शायद गलत समझा होगा। राजेश जी ने गुस्से से कहा, यही तो हमारी लड़ाई है। लड़कियों पर ही हमेशा शक किया जाता है, जबकि गुनहगार खुलेआम घूमते रहते हैं। इस बार मैनेजमेंट पूरी तरह परिवार के पक्ष में खड़ा हो गया। दूसरी ओर विजय को भनक लग चुकी थी कि सबूत उसके खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। वह बेचैन रहने लगा। बस चलाते समय उसके हाथ कांपने लगते। बच्चों के बीच अब कोई उससे बात नहीं करता। कुछ तो उसकी तरफ घूर कर कहते, हमें पता है तुमने क्या किया है। विजय रातों को नींद खो बैठा। शराब पीने लगा, खुद से बातें करता। सब मेरे खिलाफ हो गए, सबने मिलकर मुझे फंसा दिया। उसकी चालाकी अब धीरे धीरे डर में बदल रही थी। एक सुबह पुलिस टीम अचानक विजय के घर पहुंची। पड़ोसियों ने देखा कि 2 जीपें आईं और 4 पुलिस वाले अंदर घुसे। विजय कुमार, आपको नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा। विजय हक्का बक्का रह गया। नहीं, मैं निर्दोष हूं, यह सब षड्यंत्र है। लेकिन पुलिस वालों ने उसे हथकड़ी पहनाकर बाहर ला खड़ा किया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। कुछ ने थूका, कुछ ने चिल्लाकर कहा, शर्म नहीं आती थी बच्चों पर गंदी नजर डालते हुए। विजय का सिर झुक गया। गांव और मोहल्ले में जैसे तूफान मच गया। जो लोग अब तक रिया और उसके परिवार पर शक कर रहे थे, वे अब खामोश थे। सबूत सामने आ चुका था। रिया की मां के पास कई और औरतें आईं। बहन, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है। अगर वो न बोलती तो पता नहीं कितनी और बच्चियां शिकार बनती। रिया के पिता ने कहा, ये सब उसकी हिम्मत और मेरी बेटी पर विश्वास का नतीजा है। सच कभी छुपता नहीं। स्थानीय मीडिया को भी यह खबर लग गई। टीवी चैनल पर फ्लैश हुआ, स्कूल बस ड्राइवर गिरफ्तार, छात्रा की बहादुरी से बचीं कई जिंदगियां। रिपोर्टर स्कूल के बाहर खड़े होकर लोगों से राय पूछ रहे थे। कुछ ने कहा, यह शर्म की बात है कि इतना समय लगा सच सामने आने में। दूसरे बोले, हमें लड़कियों पर शक करना बंद करना होगा। अगर शुरुआत में ही सबने रिया का साथ दिया होता तो विजय पहले ही पकड़ा जाता। रिया का नाम भले ही मीडिया ने उजागर नहीं किया, लेकिन लोग उसकी बहादुरी की चर्चा हर जगह करने लगे। थाने में विजय बार बार चिल्लाता, यह सब फर्जी है, कैमरा एडिट किया गया है। लेकिन जब उसे दिखाया गया कि बच्चों ने भी गवाही दी है और उसकी आवाज का फॉरेंसिक टेस्ट हो चुका है, तो उसके पास कहने को कुछ नहीं रहा। उसने वकील बुलाने की कोशिश की, लेकिन वकील ने भी साफ कह दिया, इतने ठोस सबूतों के सामने तुम्हें बचाना मुश्किल है। बेहतर होगा कि सच बोलकर सजा कम कराने की कोशिश करो। विजय का चेहरा उतर गया। उसकी चालाकी, उसका अहंकार सब टूट चुका था। पुलिस ने रिया और प्रीति को भी थाने बुलाया ताकि उनके बयान दर्ज किए जा सकें। रिया ने कांपते हाथों से कलम उठाई, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। मैंने वही लिखा है जो मेरे साथ हुआ, और ये सबूत सबके सामने है। इंस्पेक्टर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बेटा, तुमने जो किया है वह आसान नहीं था। तुम्हारी हिम्मत ने एक अपराधी को बेनकाब कर दिया। रिया ने हल्की मुस्कान दी। उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेली नहीं है। अब अगला कदम अदालत था। पुलिस ने चार्जशीट तैयार करना शुरू कर दिया। यह केस अब सीधा पॉक्सो एक्ट के तहत चलेगा, इंस्पेक्टर शर्मा ने बताया। ऐसे मामलों में कानून बहुत सख्त है। रिया के पिता ने राहत की सांस ली। अब मुझे यकीन है कि न्याय मिलेगा, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अदालत की लड़ाई लंबी और थकाऊ होगी। गवाहियां, जिरह, तारीख पर तारीख, सब कुछ झेलना होगा। मगर अब उनके पास हिम्मत थी, और सबसे बड़ी बात, सच उनके साथ था। विजय की गिरफ्तारी ने पूरे इलाके को हिला दिया था। अगले ही दिन अखबारों की हेडलाइन थी, स्कूल बस ड्राइवर गिरफ्तार, छात्रा की हिम्मत से हुआ बड़ा खुलासा। लोग चाय की दुकानों, बस स्टैंड और गलियों में इसी घटना की चर्चा कर रहे थे। सोचा भी नहीं था कि वह आदमी ऐसा निकलेगा। रिया सचमुच बहादुर लड़की है। यह मामला अब अदालत तक जाएगा, देखते हैं क्या सजा होती है। थाने में विजय से लगातार पूछताछ हो रही थी। पुलिस ने उसके फोन और घर की तलाशी भी ली। वहां से उन्हें कुछ और संदिग्ध चीजें मिलीं, पुरानी डायरी, कुछ बच्चों की तस्वीरें और अजीब नोट्स। इंस्पेक्टर शर्मा ने टीम से कहा,
ये साफ दिखाता है कि यह आदमी लंबे समय से गलत इरादे रखता था। हम इसे अदालत में पक्का सबूत बनाएंगे। फॉरेंसिक टीम ने कैमरे की रिकॉर्डिंग और ऑडियो की जांच पूरी कर दी। रिपोर्ट में लिखा था, रिकॉर्डिंग असली है, इसमें किसी प्रकार की एडिटिंग या छेड़छाड़ नहीं की गई। यह रिपोर्ट पुलिस की फाइल को और मजबूत कर गई। उधर टीवी चैनल्स ने इस खबर को लगातार दिखाना शुरू कर दिया। पैनल चर्चाओं में लोग बहस करने लगे। क्या स्कूल प्रबंधन को पहले ही सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए था? लड़कियों को सुरक्षित माहौल देना समाज की जिम्मेदारी है। रिया जैसी बेटियों से हमें सीख लेनी चाहिए। रिया के परिवार को मीडिया बार बार इंटरव्यू देने के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन पिता ने साफ कहा, हमारी बेटी की पहचान सुरक्षित रहनी चाहिए। वह नाबालिग है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हर बच्ची को न्याय मिले। करीब 2 हफ्ते बाद केस की पहली सुनवाई हुई। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी। पत्रकार कैमरे लिए खड़े थे। पुलिस की गाड़ी जैसे ही विजय को लेकर पहुंची, लोगों ने चिल्लाकर कहा, गुनहगार को फांसी, 2 बच्चियों का शिकार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विजय हथकड़ी में सिर झुकाए अदालत की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसका चेहरा अब तक का सबसे बेजान लग रहा था। अदालत के अंदर विजय का वकील खड़ा हुआ और बोला, महोदय, मेरा मुवक्किल निर्दोष है। यह सब एक सोची समझी साजिश है। ऑडियो और वीडियो सबूतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आजकल इन्हें आसानी से एडिट किया जा सकता है। लेकिन सरकारी वकील तुरंत बोले, मान्यवर, हमारे पास न सिर्फ वीडियो और ऑडियो हैं, बल्कि कई गवाह भी हैं। बच्चों ने खुद बयान दिया है, और सबसे अहम फोरेंसिक रिपोर्ट साफ कहती है कि रिकॉर्डिंग असली है। जज ने सिर हिलाया और कहा, अभी यह केस विचाराधीन है, लेकिन प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर हैं। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। इधर पुलिस और सरकारी वकील ने रिया और प्रीति से मुलाकात की। तुम्हें अदालत में गवाही देनी होगी, वकील ने कहा। डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस सच बताना है। हम तुम्हारे साथ हैं। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, अगर अदालत में सबके सामने बोलते वक्त डर लग गया तो? वकील मुस्कुराए, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी एक एक बात सच को और मजबूत करेगी। विजय को सजा दिलाने के लिए तुम्हारी आवाज सबसे अहम है। प्रीति ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, हम दोनों साथ जाएंगे, तुम अकेली नहीं हो। जेल में बंद विजय ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने वकील से कहा, किसी भी तरह मुझे बचा लो, पैसों की चिंता मत करो, गवाहों को डराना पड़े तो डराओ, पर मुझे जेल से बाहर निकालो। वकील ने सिर हिलाया। देखिए, मामला आसान नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि गवाहों को उलझा दिया जाए। विजय की नजरें ठंडी और खतरनाक हो गईं। रिया और उसकी सहेली को ही तोड़ना होगा। अगर उनकी गवाही कमजोर हो गई तो मैं बच जाऊंगा। रिया के पिता ने जब यह सुना कि अदालत में गवाही के दौरान वकील उसे उलझाने की कोशिश करेगा, तो वे चिंतित हो उठे। ये लोग बच्ची पर सवाल उठाएंगे, उसकी बातों को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। यह हमारे लिए सबसे कठिन पल होगा। मां ने रिया को गले लगाते हुए कहा, बेटा, किसी भी सवाल से डरना मत, बस वही कहना जो सच है। तुम्हें कुछ भी याद करके बनाना नहीं है, सच ही तुम्हारा हथियार है। रिया ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, अब पीछे नहीं हटूंगी। धीरे धीरे समाज का रवैया भी बदलने लगा। जो लोग पहले रिया पर शक कर रहे थे, अब वही उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। हमने शुरुआत में गलत सोचा था, विधि कुछ पड़ोसी बोले। लड़की ने सचमुच बहुत साहस दिखाया है, मोहल्ले की और लड़कियों के माता पिता ने भी कहा। हम अपनी बेटियों को सिखाएंगे कि अगर कोई गलत हरकत करे तो तुरंत आवाज उठाएं। रिया के परिवार को महसूस हुआ कि उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की बेटियों के लिए है। जज ने अगली तारीख पर गवाहों को पेश होने का आदेश दिया। इसमें रिया, प्रीति और बस के अन्य बच्चों को बुलाया गया। सरकारी वकील ने पिता से कहा, अब सबसे अहम पड़ाव शुरू होने वाला है। आपकी बेटी को अपनी हिम्मत का सबूत अदालत में देना होगा। विजय की असली हार वहीं से शुरू होगी। अदालत की अगली सुनवाई की सुबह पूरे शहर में हलचल थी। बाहर पत्रकार कैमरे और नोटबुक लेकर खड़े थे। लोग अदालत के बाहर जमा थे, कुछ विजय के पक्ष में, लेकिन ज्यादातर लोग रिया और उसके परिवार के समर्थन में थे। रिया और प्रीति पुलिस और सरकारी वकील के साथ अदालत पहुंची। रिया के पिता भी साथ थे। सरकारी वकील ने रिया को समझाया, बेटा, अब तुम्हें सबके सामने बोलना है। डरना मत, सच ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है।
प्रीति ने भी हिम्मत बंधाई। हम साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। रिया ने गहरी सांस ली और तय किया, चाहे कुछ भी हो वह सच ही बोलेगी। विजय अदालत में आते ही मुस्कुराया, जैसे उसे कोई डर नहीं। उसने अपनी आंखों में घमंड दिखाया और वकील से कहा, मुझे पता है यह सब झूठ है, मैं निर्दोष हूं। वकील ने जिरह की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सरकारी वकील से कहा, हम गवाहों को उलझाएंगे, थोड़ा डर और भ्रम पैदा करेंगे। कोर्ट में सबूत हमेशा निर्णायक नहीं होते। लेकिन सरकारी वकील ने कड़ा जवाब दिया, हमारे पास रिकॉर्डिंग, ऑडियो और गवाह हैं। इस केस में झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। जज ने रिया से कहा, बेटा तुम्हें क्या कहना है? रिया ने कांपते हाथों से नोटबुक उठाई, लेकिन उसकी आवाज अब मजबूत थी। महोदय, मैं वही बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ। बस ड्राइवर विजय ने मुझे बार बार परेशान किया। कभी पास बैठा, कभी हाथ छूने की कोशिश की। मैंने डर के बावजूद रिकॉर्डिंग कर ली। मेरे पास सबूत हैं। जज ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा साहस सराहनीय है। अब हम गवाहों से पूछताछ करेंगे। प्रीति ने भी गवाही दी, मैं हमेशा रिया के साथ थी। उसने मुझसे सारी बातें साझा की। जब विजय ने कुछ गलत किया, हमने तुरंत रिकॉर्डिंग की और पुलिस को दी। बस में मौजूद कुछ अन्य बच्चे भी गवाह बने। उन्होंने बताया कि विजय हमेशा बच्चों को डराता और विशेष रूप से रिया को परेशान करता था। विजय की हालत बिगड़ गई। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठा था, लेकिन घबराहट उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। विजय का वकील पूछताछ करने लगा, क्या तुम्हें याद है कि विजय अंकल ने कभी कुछ ऐसा किया जो तुम्हें डराए या परेशान करे? रिया ने दृढ़ता से कहा, जी हां, हर बार जब मैं अकेली होती, वह पास आकर बातें करता, हाथ छूने की कोशिश करता। मैंने हमेशा उसे रोकने की कोशिश की। वकील ने कहा, लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि तुम गलत समझ बैठी हो या झूठ बोल रही हो? रिया ने ठंडी और दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, मैंने डर के बावजूद सब रिकॉर्ड किया। मेरे पास सबूत हैं, अगर कोई देखेगा तो सच सामने आएगा। जज ने रिकॉर्डिंग और फॉरेंसिक रिपोर्ट को पेश करवाकर कहा, यह रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट पुष्टि करती है कि बच्चे द्वारा बताए गए घटनाक्रम सत्य हैं। अभियुक्त के बचाव में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। विजय का चेहरा लाल हो गया। वह अपने वकील की ओर देख रहा था, लेकिन किसी भी तरह का समाधान नहीं था। अदालत में मौजूद पत्रकारों ने पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया। बाहर भीड़ में लोग चिल्ला रहे थे, बच्चियों के साथ गलत हरकत करने वालों को न्याय मिले। रिया जैसी बहादुर बेटियों का सलाम। रिया के पिता ने कहा, यह लड़ाई सिर्फ हमारी बेटी की नहीं है, यह हर लड़की की सुरक्षा के लिए है, इसीलिए हमने कभी डरकर पीछे नहीं हटे। मां ने हंसते हुए कहा, बेटा तुमने सच बोलकर पूरे समाज को संदेश दिया है। अब कोई भी बच्ची डरकर चुप नहीं रहेगी। विजय अब पूरी तरह असहाय था। उसकी चालाकी, झूठ और अहंकार अदालत के सामने टूट चुके थे। वकील ने अब भी कोशिश की, महोदय, अभियुक्त निर्दोष होने का दावा करता है। वह बुरी नीयत से नहीं, बल्कि गलतफहमी के कारण ऐसा माना गया। लेकिन जज ने ठंडी आवाज में कहा, साक्ष्य स्पष्ट हैं। बच्चों की गवाही, रिकॉर्डिंग, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सब कुछ अभियुक्त के खिलाफ है। अदालत में अब अभियुक्त को बचाने के लिए कोई मार्ग नहीं बचा। अदालत के बाहर रिया ने पहली बार राहत की सांस ली। उसने प्रीति का हाथ पकड़कर कहा, हमने कर दिखाया। प्रीति ने मुस्कान दी, हां, अब विजय को बचाने की कोई राह नहीं बची। तुमने सच की जीत सुनिश्चित की। जज ने अगली सुनवाई की तारीख तय की और कहा, अगली सुनवाई में हम सजा का निर्णय सुनाएंगे। अभियुक्त को अदालत के सामने अपने अपराध की जवाबदेही निभानी होगी। रिया ने महसूस किया कि अब उसकी लड़ाई न्याय की राह पर आगे बढ़ रही है। डर का कोई स्थान नहीं था। अदालत की अंतिम सुनवाई का दिन आया। पूरे शहर में लोग अदालत के बाहर जमा हो गए। पत्रकार कैमरे और नोटबुक लेकर तैयार थे। हर किसी की नजरें इस सुनवाई पर टिकी थीं। अदालत में विजय फिर से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वकील ने कहा, महोदय, मेरा मुवक्किल निर्दोष है। उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं रखी। यह सब झूठ और साजिश है। लेकिन जज ने गंभीर स्वर में कहा, साक्ष्य और गवाह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अभियुक्त ने नाबालिग छात्रा को
परेशान किया और यौन उत्पीड़न किया। अब बचाव पक्ष के दावे प्रभावहीन हैं। रिया ने अदालत में फिर से कहा, महोदय, मैं वही बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ। विजय अंकल ने मुझे बार बार डराया, पास बैठकर हाथ छूने की कोशिश की। मैंने डर के बावजूद सब रिकॉर्ड किया। मेरे पास सबूत हैं। प्रीति और अन्य बच्चों ने भी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि विजय बार बार बच्चों को डराता और खास तौर पर रिया को परेशान करता था। फॉरेंसिक रिपोर्ट और कैमरे की रिकॉर्डिंग ने विजय की हर झूठी दलील को झूठा साबित कर दिया। जज ने गहरी सांस ली और कहा, यह केस गंभीर है। साक्ष्यों, गवाहों और रिकॉर्डिंग के आधार पर अदालत यह निर्णय देती है कि विजय कुमार दोषी है। उसे नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के लिए सजा दी जाती है। सजा सुनते ही विजय का चेहरा उतर गया। वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब अदालत का निर्णय अटल था। विजय को लंबे समय के लिए जेल भेजा गया। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि उसे बच्चों के पास किसी भी प्रकार की नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसकी संपत्ति और संसाधनों पर भी अदालत ने कानूनी निगरानी लगाई। विजय का अहंकार पूरी तरह टूट गया। अदालत के बाहर भीड़ में लोग उसकी हरकतों के खिलाफ खुशियां मना रहे थे। अदालत से बाहर आते ही रिया के माता पिता ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तुमने सच बोलकर न्याय सुनिश्चित किया। हम तुम पर गर्व महसूस कर रहे हैं, मां ने आंसुओं से कहा। तुम्हारी बहादुरी ने न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी न्याय की राह बनाई। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कर दिखाया। अब कोई भी लड़की डरकर चुप नहीं रहेगी। इस केस ने पूरे शहर में चेतना पैदा की। लोगों ने देखा कि चुप्पी, डर और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना ही सही रास्ता है। स्कूल में सुरक्षा नीतियां कड़ी कर दी गईं। बस ड्राइवरों के प्रशिक्षण और निगरानी में सुधार हुआ। अभिभावकों और बच्चों को सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। पड़ोसियों और मोहल्ले के लोग भी अपनी बेटियों को यह सिखाने लगे कि अगर कोई गलत हरकत करे तो तुरंत आवाज उठाएं। टीवी और अखबारों ने रिया की बहादुरी को सराहा। पत्रकारों ने कहा, यह मामला साबित करता है कि बच्चों के लिए सच बोलना और साहस दिखाना सबसे बड़ा हथियार है। रिया जैसी लड़कियां समाज में बदलाव ला सकती हैं। जेल में विजय खुद से जूझ रहा था। उसकी चालाकी और अहंकार उसे अब कोई काम नहीं आए। उसने महसूस किया कि झूठ और डर के बल पर कोई लंबे समय तक बच नहीं सकता। जेल के फैसले के बाद रिया और उसका परिवार धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटे। लेकिन अब वह लड़की डरती नहीं थी। उसे पता था कि सच और हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है। स्कूल में भी उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उसे अब बच्चे और शिक्षक दोनों समान रूप से सम्मान देते थे। रिया ने अपने अनुभव से सीख लेकर स्कूल में एक जागरूकता अभियान शुरू किया। बच्चों और अभिभावकों को यह बताया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना कितना महत्वपूर्ण है। उसने कहा, हम डरकर पीछे नहीं हट सकते। अगर हम सच बोलेंगे और हिम्मत दिखाएंगे तो हर गुनहगार का सामना होगा। यह कहानी सिर्फ एक अपराध और सजा की नहीं थी, यह समाज के लिए एक संदेश बन गई। सच और हिम्मत से ही अन्याय का सामना किया जा सकता है। चुप रहकर कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं रह सकती। रिया और उसके परिवार ने यह साबित किया कि डर और धमकियों के बावजूद न्याय की लड़ाई जीती जा सकती है।